सभी को मेरा नमस्ते। बहुत से सीकर्स ने नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में और अन्य टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपने दुख के बारे में लिखा है और उनके दुख को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको कोई भी सांत्वना उनके ऊपर असर नहीं कर रही है, उनको सांत्वना देना संभव ही नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इतना निराश ना होइए और आप धीरे-धीरे ज्ञान अर्जन करते रहिए। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के मार्ग पर धीरे-धीरे चलते रहिए और अश्रद्धा मत कीजिए। भगवान में अश्रद्धा मत कीजिए, नॉलेज में अश्रद्धा मत कीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि नॉलेज के पीछे चलने से आपका किस तरीके से फ़ायदा हो रहा है। जब आप ये समझ जाएंगे कि नॉलेज से धीरे-धीरे कैसे आपके अंदर इतना बदलाव आ गया कि अब सिचुएशन को आप मैनेज करने लग गए, तो फिर तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप लाइफ के किस टर्निंग पॉइंट पर आ गए। ये धीरे-धीरे होता है। सब लोग जीवन में संघर्ष करते हैं, कठिनाई का सामना करते हैं, दुख दर्द का सामना करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक बादल छट जाते हैं और जीवन साफ दिखाई देने लग जाता है, क्लैरिटी आ जाती है और दुख दर्द से मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। जहाँ तक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है, वो उसके बारे में थोड़ा-सा बात कर लेना ज़रूरी है। और जो पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि इस दुख दर्द से, इस प्रॉब्लम से कोई मुक्ति नहीं है, तो उसके बारे में भी मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। वो आप जब ठीक से समझेंगे तो आपको बहुत उससे आपको सहायता मिलेगी आगे चल कर के। नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी खुद की सिचुएशन बड़ी पैराडॉक्सिकल टाइप की हो जाती है। नार्सिसिस्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नार्सिसिस्ट एक अपने आप को बड़ा एक्सक्लूसिव और डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी के साथ जीना चाहता है। नार्सिसिस्ट वो अपने आप को अद्वितीय समझता है, जैसे उसके जैसा कोई है ही नहीं। तो जो व्यक्ति अपने आप को अद्वितीय समझेगा, निश्चित रूप से उसका सेल्फ फॉल्स ही होगा, क्योंकि ऐसा अद्वितीय तो इस जीवन में कुछ है नहीं, कोई एक्सक्लूसिव नहीं है। सबकी वैसी ही प्रॉब्लम्स हैं, सबकी वैसी ही कठिनाइयाँ हैं, सबके अंदर उसी तरीके से फ्री विल नहीं है, सबके अंदर उसी तरीके से मैकेनिकलनेस है, सब जीवन के आगे बेबस हैं। तो किस बात की एक्सक्लूसिविटी, किस बात के हम अद्वितीय हैं, किस बात के हम सबसे अलग हैं, किस बात के हम सबसे निराले हैं। तो ये सब एक्चुअली हमारे फॉल्स सेल्फ की वजह से होता है। एक झूठा सेल्फ, झूठा अहंकार हम ओढ़ लेते हैं। तो नार्सिसिस्ट झूठा सेल्फ ओढ़ लेता है और चूंकि वो एक झूठा सेल्फ ओढ़ लेता है, झूठा अहंकार अपने ऊपर ओढ़ लेता है, अपने जीवन की असुरक्षा को कारपेट के नीचे दबाने के लिए। लेकिन सिर्फ झूठा अहंकार ओढ़ लेना उसकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब हम झूठा अहंकार ओढ़ लेते हैं तो उसी अहंकार से जुड़ी हुई झूठी दुनिया को भी हमें इमेजिन करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा सेल्फ झूठा हो और दुनिया हमारी असली हो। तो हम एक फिक्शनल वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं, जहाँ पर हमको इस दुनिया की रियलिटी दिखाई नहीं देती, और फिर इसी फिक्शनल वर्ल्ड के हिसाब से हम अपनी रिलेशनशिप को भी एक फिक्शन की तरीके से चलाते हैं, एक झूठ की तरीके से चलाने लग जाते हैं, झूठ को सच समझ करके चलाने लग जाते हैं। इसका सीधा असर उन लोगों के ऊपर पड़ता है जो हमसे रिलेशनशिप रखते हैं। तो जो लोग भी हमसे रिलेशनशिप रखते हैं, नार्सिसिस्ट से रिलेशनशिप रखते हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा बुरी दशा उनकी होती है। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट अपनी लाइफ के फिक्शन के अनुसार, अपने अद्वितीय होने के अनुसार उनके जीवन को चलाना चाहता है। उनसे ये एक्सपेक्ट करता है कि वो वैसी ही जीवन जिएं जिस तरीके का फिक्शनल वर्ल्ड वो रखता है, जिस तरीके की फिक्शनल लाइफ वो जीता है। उसकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करें, जैसा वो है उसकी बात को माने। तो इससे नेचुरली एक स्ट्रगल शुरू होती है रिलेशनशिप में। तो नार्सिसिस्ट के विक्टिम्स में वो स्ट्रगल शुरू हो जाती है, और जब वो स्ट्रगल शुरू होती है तो उसका अंजाम ये होता है कि स्ट्रगल से झगड़ा जब हद से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है,
तो व्यक्ति ये समझ पाता है कि इस झगड़े से शायद कोई समाधान नहीं है, और तब वो थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करना शुरू करता है, यानी विक्टिम जो होता है थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करना शुरू करता है, और वो इस उम्मीद में कॉम्प्रोमाइज करता है कि कॉम्प्रोमाइज करने से शायद समस्या का समाधान निकल आएगा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकलता है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज से भी समस्या जस की तस बनी रहती है। जब हम नार्सिसिस्ट के सामने कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं तो क्या होता है, हम तो मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम एक नॉर्मल व्यक्ति हैं, झगड़ा करने की भी हमारी एक लिमिट है। लेकिन नार्सिसिस्ट चूंकि एक झूठी दुनिया में जी रहा है, इसलिए उसकी झगड़ा करने की लिमिट भी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि सैनिटी है ही नहीं। तो जब हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं तो हम नार्सिसिस्ट की झूठी दुनिया को स्वीकार किए बिना तो कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते नार्सिसिस्ट के साथ, तो हम उसकी झूठी दुनिया को हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और जब हम उसकी झूठी दुनिया को कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं, उसके हिसाब से चलने लग जाते हैं, उसके हिसाब से बोलने लग जाते हैं, तो फिर हमारा खुद का जो ऑथेंटिक सेल्फ है, हमारा जो खुद का रियल सेल्फ है, वो हमको धिक्कारने लग जाता है एक सर्टेन मोमेंट के बाद। और सेल्फ हमारा कहता है, जो रियल सेल्फ, हमारा ऑथेंटिक सेल्फ कहता है कि तुम अंदर से तो ये नहीं थे, तो इस तरीके की बात क्यों करते हो। तो हम नार्सिसिस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज जो करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जो हम उसकी बात को जो मानते हैं, तो हमारा जो सेल्फ उसकी बात को मानता है, वो सेल्फ और जो हमारा, यानी जो हमारा नार्सिसिस्ट से कॉम्प्रोमाइज करने वाला जो सेल्फ है, और जो हमारा रियल या ऑथेंटिक सेल्फ है, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है। और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत दर्दनाक होती है। इस कॉन्फ्लिक्ट का दर्द वही समझ सकता है जो इस सिचुएशन से गुजरे। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर चलती है, कॉम्प्रोमाइज करने वाले सेल्फ के बीच में और ऑथेंटिक सेल्फ के बीच में, ये एक भयावह कॉन्फ्लिक्ट है। और चूंकि हमारा जो ऑथेंटिक सेल्फ है वो हमारा रियल सेल्फ है, रियलिटी के बिना हम रह नहीं सकते, और इधर नार्सिसिस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना हम रिलेशनशिप चला नहीं सकते। तो ऑथेंटिक सेल्फ और कॉम्प्रोमाइजिंग सेल्फ के बीच में हम किसे छोड़ें, ये समझ में नहीं आता। यही एक डायलेमा है, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यही नार्सिसिज्म का सबसे बर्निंग पॉइंट है, सबसे बॉइलिंग पॉइंट है। और यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे कि इस बॉइलिंग पॉइंट में आपको आराम मिलेगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑथेंटिक सेल्फ में और कॉम्प्रोमाइजिंग सेल्फ में क्या चीज़ छोड़िए, मैं छोड़ने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं आपसे एक तीसरी चीज़ कह रहा हूँ, और वो तीसरी चीज़ है आपको स्पिरिचुअल टेक्निक अडॉप्ट करना। क्यों मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल टेक्निक अडॉप्ट करने के लिए, क्यों कहता हूँ जाप करने के लिए। जब आप जाप करते हैं, फिर पेट से गहरी सांस लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, आंख बंद करके शांति के साथ रहने की कोशिश करते हैं, बेली ब्रीदिंग करते हैं, रेडिकल एक्सेप्टेंस रखते हैं, ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से जानते हैं क्या होता है, आप अपने बेसिक सेल्फ में आते जाते हैं। आप याद रखिए, जितना शांत रहेंगे जीवन में, जितना शांत रहने की कोशिश करेंगे, जितना ज्ञान अर्जित करेंगे ताकि आप शांत रह सकें, उतना आप अपने बेसिक सेल्फ में रहेंगे, और धीरे धीरे बेसिक सेल्फ में आप बढ़ते चले जाएंगे। जितना आप अपने बेसिक सेल्फ में रहेंगे, उतना आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। कैसे परिवर्तन आपके जीवन में आएगा? याद रखिए, जो जितनी गहराई से अपने बेसिक सेल्फ में रहता है, वो उतनी ही गहराई से या उतनी ही शक्ति से बाहर लड़ाई भी कर सकता है और बाहर कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है। ये एक ऐसी बात है जिसको कोई वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट नहीं समझता। याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितनी गहराई से आप अपने सेल्फ में रहेंगे, बेसिक सेल्फ में अपने रहेंगे। जब हम जाप करते हैं तो हमारा एक्टिव सेल्फ नहीं रहता, हम अपने बेसिक सेल्फ में चले जाते हैं। तो जितना हम अपने बेसिक सेल्फ में गहराई से रहेंगे, उतना ही हम लड़ भी सकते हैं, उतना ही हम कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं। क्यों हम लड़ भी सकते हैं और कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं और हमारे ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ेगा? इसका कारण है क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं। कॉम्प्रोमाइज हम इसलिए करते हैं ताकि हम खुशी प्राप्त कर सकें। लड़ते हम क्यों हैं? लड़ते हम इसलिए हैं ताकि हम खुशी प्राप्त कर सकें, हमारी खुशी हमसे छीने ना। लेकिन
जब आप अपने बेसिक सेल्फ में रहते हैं तो बेसिक सेल्फ के बारे में लोगों को एक बात पता नहीं है, और वो ये है कि बेसिक सेल्फ खुद हमें शांति और खुशी देता है, क्योंकि बेसिक सेल्फ ही शांति और खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है। ये किसी को नहीं पता है। तो जब हम जाप करते हैं तो अपने बेसिक सेल्फ में आते हैं, जब हम अपने बेसिक सेल्फ में आते हैं तो हमें खुशी और आराम अपने आप महसूस होने लग जाता है, हमें शांति अपने आप महसूस होने लग जाती है। तो जब हम अपने बेसिक सेल्फ से शांति और खुशी ले रहे हैं तो अपनी शांति और खुशी के लिए तो हम किसी भी कॉम्प्रोमाइज के ऊपर डिपेंड कर नहीं रहे हैं, ना हम किसी लड़ाई या स्ट्रगल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम तो अपनी खुशी ले रहे हैं अपने बेसिक सेल्फ से। बेसिक सेल्फ में हम कैसे आएंगे? जाप करके आएंगे, बेली ब्रीदिंग करके आएंगे, रेडिकल एक्सेप्टेंस करके आएंगे, जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करके आएंगे। तो इस प्रकार हम अपने बेसिक सेल्फ में आ जाएंगे। जब हम अपने बेसिक सेल्फ में आएंगे तो बेसिक सेल्फ में आने का मतलब ही है बेसिक सेल्फ का जॉय, बेसिक सेल्फ की खुशी, बेसिक सेल्फ की प्रसन्नता, बेसिक सेल्फ की शांति, बेसिक सेल्फ का आराम हमें मिलता जाएगा। एक सरल सेंटेंस में आप समझ लीजिए कि बेसिक सेल्फ हमारा एक रिलीफ सेंटर है। तो हम अपने रिलीफ सेंटर में आ गए तो हमें तो रिलीफ अपने सेंटर में आने के बाद अपने आप मिलने लग जाएगा। जैसे कि हम अपने माता पिता के बीच में बैठते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है, क्योंकि माता पिता एक रिलीफ सेंटर है। उसी तरीके से हमारा बेसिक सेल्फ हमारे माता पिता की तरीके से है, वो एक हमारा रिलीफ सेंटर है। उसमें जाने पर हमें अपने आप रिलीफ मिलने लग जाएगा। तो हमें रिलीफ और जॉय के लिए हम किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? हम अपने बेसिक सेल्फ के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। पहले हम क्या काम करते थे? लड़ते थे या कॉम्प्रोमाइज क्यों करते थे? क्योंकि लड़ाई और कॉम्प्रोमाइज से हम शांति प्राप्त करने की कोशिश करते थे। लेकिन अब हमने एक तीसरा फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। वो तीसरा फैक्टर क्या है? हम जाप इत्यादि करके अपने बेसिक सेल्फ में रहते हैं, डीप ब्रीदिंग करके हम अपने बेसिक सेल्फ में रहते हैं, रेडिकल एक्सेप्टेंस से अपने बेसिक सेल्फ में रहते हैं। तो हमें अपनी बेसिक सेल्फ ही हमारा रिलीफ सेंटर बन जाता है, क्योंकि बेसिक सेल्फ का स्वभाव ही है रिलीफ देना। इस प्रकार हम अपनी खुशी, अपने रिलीफ के लिए अपने बेसिक सेल्फ के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। और जब हम अपने बेसिक सेल्फ से के ऊपर निर्भर हो गए प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, तो हम कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ी शांति प्राप्त करेंगे, हम झगड़ा करके थोड़ी शांति प्राप्त करेंगे, क्योंकि शांति और खुशी तो मेरे पास पहले ही है बेसिक सेल्फ में आने की वजह से। ये टेक्निक हमने सीख ली है कि खुशी के लिए, शांति के लिए हम अपने बेसिक सेल्फ के ऊपर निर्भर हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज करना या झगड़ा करना, ये हम खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, अपनी खुशी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि ये एक रोल प्ले की तरह हम करते हैं, एक नाटक की तरीके से करते हैं। तो जो भी व्यक्ति अपने बेसिक सेल्फ में रहेगा उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना आसान होगा, झगड़ा करना आसान होगा, इसलिए क्योंकि झगड़ा और कॉम्प्रोमाइज दोनों ही खुशी को बचाने के लिए किए ही नहीं जा रहे हैं, वो तो इसलिए किए जा रहे हैं ताकि क्योंकि वो एक रोल प्ले है, क्योंकि वो ज्यादा एग्रीएबल सिचुएशन है बस। तो रोल प्ले की तरीके से किए जा रहे हैं, एक नाटक की तरह किए जा रहे हैं, और नाटक करना हमेशा आसान होता है। तो जितना आप बेसिक सेल्फ में रहेंगे उतना कॉम्प्रोमाइज का नाटक कर पाएंगे, उतना झगड़े का नाटक कर पाएंगे, और आप अपने बेसिक सेल्फ में रहेंगे। तो चूंकि आप अपने बेसिक सेल्फ से प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं, प्रसन्नता प्राप्त करने से हमें हमेशा कॉन्फिडेंस मिलता है, प्रसन्नता प्राप्त करने से, शांति प्राप्त करने से हमेशा हमें हमारी सेल्फ स्टीम बढ़ती है, हमारी आत्म गौरव बढ़ता है, हमारी आत्म गरिमा बढ़ती है। तो आप जानते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो अंदर से शांत है, अपने बेसिक सेल्फ में, अपने बेसिक सेल्फ से हासिल ले रहा है, वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज कर ले, कहीं पे भी गाली खा ले या कहीं पे भी झगड़ा कर ले, उसकी इज्जत के ऊपर, उसकी गरिमा के ऊपर कभी कोई प्रश्न नहीं उठता है। क्यों गरिमा के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठता? क्योंकि उस अपनी गरिमा तो वो अपने बेसिक सेल्फ से प्राप्त कर रहा है, अपना गौरव तो वो बेसिक सेल्फ से प्राप्त कर रहा है। ये बात जितने अच्छे तरीके से हम समझते जाते हैं उतना ज्यादा हम धीरे धीरे अपने बेसिक सेल्फ में डूबने के ऊपर जोर देते हैं, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि हम कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और कितना हम झगड़ा कर रहे हैं। वो जैसी जरूरत आती है वैसा ही हम करते जाते हैं, और चूंकि हमारा बेसिक सेल्फ लगातार हमको आत्मगौरव प्रदान करता जाता है, इसलिए हम चाहे जितना रोल प्ले करते रहें कॉम्प्रोमाइज का, झगड़े का, उससे हमारी सेल्फ स्टीम कभी गिरती नहीं। और इस तरीके से हम एक बड़ी रेखा खींच पाते हैं, और इस तरीके से हम नार्सिसिस्ट की फिक्शनल वर्ल्ड में रहते हुए भी नार्सिसिस्ट के फिक्शनल वर्ल्ड से उसी प्रकार अप्रभावित रहते हैं, जैसे कि पानी के अंदर रहने के बाद भी कमल की पंखुड़ी को पानी टच नहीं कर पाता है।